हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग यहाँ पर एक सेशन को लेकर आए हैं जो कि बायोलॉजी से है। यहाँ पर मानव आहार नाल को सही तरीके से समझेंगे। क्या है मानव आहार नाल? मानव आहार नाल क्या होता है? तो पूरे पाचन तंत्र में जितने भी प्रक्रिया होते हैं उन सभी को समझेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो आप सभी लोग सही तरीके से जुड़ जाइए। यहाँ पर ये सेशन चालू करने से पहले आप सभी को कुछ बता देना चाहते हैं। यहाँ पर आप सभी का मैथ का एक सेशन चालू किया गया है, इसको थोड़ा सा आप सभी को दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ पर मैथ का जो एक सीरीज चलाया जा रहा है, वहाँ पर एपी का 3 वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप लोग सही से जाइए और वहाँ पर देखिए। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस, चलिए इसी पर सर्च करना है और आप सभी को सही तरीके से उस वीडियो को देखना है। चलिए, यहाँ पर क्लिक करना है नशा ऑनलाइन क्लासेस पर और यहाँ पर देखिए वीडियो के रूप में अपलोड किया गया है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, एक है यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए, एक यहाँ पर है एपी अटैक बैच, जो कि सही तरीके से आप सभी को चालू किया गया है। तो आप लोग जाइए और सही तरीके से देखिए। यहाँ पर एक अटैक। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग सही तरीके से जाइए और यहाँ पर पहला लेक्चर है और पूरा यूट्यूब पर जितना वीडियो आएगा उससे आज पहला वीडियो है जिसमें हम स्मार्ट बोर्ड पर वर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, तो सेशन को सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह है हमारा मानव आहार नाल। यहाँ पर सही तरीके से समझेंगे कि मानव आहार नाल में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमारा सेशन का नाम है मानव आहार नाल और थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव के साथ है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट तरीके से किया गया है और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक हो रहा है? चलिए, तो आगे की ओर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, माता सरस्वती का नाम लेंगे हमेशा और सही तरीके से सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये क्या हो गया? इसमें कुछ हो रहा है। चलिए, हमारा पहले आता है कि पाचन तंत्र में जो मुख्य भाग होता है वह क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखने के लिए मिलता है मुख। क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर मुख देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ग्रासनी देखने के लिए मिलता है, ग्रासनाली मिलता है, अमाशय मिलता है, छोटी आंत मिलता है, बड़ी आंत, और यहाँ पर मलाशय और सबसे लास्ट में गुद्दा मिलता है जिसको अंग्रेजी में एनस कहते हैं। तो इन सभी को एक एक करके सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और सबसे लास्ट में एक यहाँ पर है उसको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये हमारा मानव आहार नाल का सही तरीके से डायग्राम है जिसको हम लोग सही तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर में देखने के लिए यहाँ पर मुंह मिलता है जिसको मुख कहते हैं और इसके यहीं पर थोड़ा सा लार ग्रंथि मिलता है जिसको लार ग्रंथि कहते हैं। और इसके नीचे जो गला होता है यहाँ से लेकर के ग्रसनी होता है और इसके नीचे का भाग जो होता है उसको ग्रासनली कहते हैं। और यहाँ पर अमाशय होता है, अमाशय कहते हैं। और अमाशय के ठीक बगल में ये त्रिभुजाकार एक आकृति होता है जिसको क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं। और इसी में एक पित्त को रखने के लिए थैलीनुमा संरचना होता है जो छोटा होता है और वहां पर क्या रहता है? तो पित्त रहता है और उसका नाम क्या है जहां पर रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं। और ये है जो सबसे छोटा छोटा इस प्रकार से दिख रहा है इसको छोटी आंत कहते हैं। ये यहाँ पर छोटी आंत है। यहाँ पर सिंबल छोट लग गया है, थोड़ा सा गलत है। और ये जो यहाँ से लेकर के पूरा ये दिख रहा है जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। यहाँ तक बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। और इसके बड़ी आंत के थोड़ा सा बाद देखने के लिए मिलता है जो क्या है? मलाशय है। और सबसे लास्ट पद को क्या कहते हैं? उसे गुद्दा कहते हैं। तो इसको सही तरीके से सबसे पहले मुख से लेकर के चलते हैं। मुख क्या है? तो सबसे पहला पीडीएफ के अनुसार आते हैं।
यहाँ पर चलिए चलिए यहाँ पर सहायक ग्रंथि क्या होता है, जैसे कि बोले थे कि वहाँ पर मानव के मुख के बगल में ही एक लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, तो लार ग्रंथि ही कहते हैं। तो ये सबसे पहले ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर लार ग्रंथि है, जिसको क्या कहते हैं, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। एक आता है यकृत जो कि नीचे है, एक आता है यकृत में ही पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, तो पित्ताशय कहते हैं। जहाँ पर क्या रहता है, तो वहाँ पर पीत रहता है, और पीत का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, जो कि निकलने के बाद यहाँ पर हरा होता है। पीत का रंग कैसा होता है, तो हरा पीला टाइप पर होता है, कभी कभी पीला भी देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर हरा पीला होता है। इसको सही तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा। हरा होता है और पीला टाइप पर होता है, क्या होता है, पीला होता है। और आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर मुख के अंदर ही हम सभी को देखने के लिए मिलता है क्या, यहाँ पर जीभ देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, तो जीभ देखने के लिए मिलता है। तो जीभ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीभ है क्या। तो यह एक मोटी मसाल रचना है, या तो कह सकते हैं कि यह मांस का बना हुआ एक मोटी रचना है। क्या है, मोटी रचना है, जो कि हमारे शरीर में, हमारे मुख में स्वाद को सही तरीके से चखने का प्रयास करता है, स्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। और क्या करता है, तो भोजन को चबाने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है, और बोलने में सहायता करता है। ये हमारा जीभ का काम है। किसका काम है, तो जीभ का काम है। तो जीभ मुख गुहा में स्थित एक मसाल पेशीय अंग है, जो कि स्वाद लेने में, भोजन चबाने में और निगलने तथा यहाँ पर बोलने में सहायता करती है। तो ये सारे जीभ का कार्य है। क्या है, जीभ का कार्य है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या देखने के लिए मिलता है। चलिए यहाँ पर जीभ का थोड़ा सा कार्य है, जीभ का काम क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो जीभ क्या करता है, स्वाद का अनुभव प्राप्त करता है, यहाँ पर भोजन को लार के साथ मिलाता है, और भोजन को गोलाकार, जिसको बोलस कहते हैं, गोल आकार देने के प्रयास करता है, और यहाँ पर भोजन को निगलने में सहायता करता है, स्पष्ट बोलने में भी सहायता करता है। तो ये सारा काम किसका है, तो ये जीभ का काम है। अब इसी में मुख में ही देखने के लिए मिलता है, दांत देखने के लिए मिलता है, जिसकी संख्या कितना होता है, तो पूरा 32 होता है। सबसे शुरू में 12 दांत आते हैं, यहाँ पर सबसे शुरू में 32 दांत नहीं आते हैं, 16 दांत आते हैं। सॉरी, रुक जाइए यहाँ पर। चलिए सबसे पहले 20 दांत आते हैं। कितने दांत आते हैं, 20 दांत, जिसको अस्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अस्थायी दांत कहते हैं। उसके बाद पीछे आता है 12 दांत। कितना दांत आता है, तो 12 दांत आता है, जिसको अस्थायी दांत कहते हैं। उन सभी को बारी बारी से आगे की ओर और देखेंगे। तो सबसे पहले दांत के बारे में समझ लेते हैं कि दांत है क्या। तो दांत मुख में स्थित कठोर संरचना है, जो कि भोजन को काटने में, फाड़ने में, चबाने का कार्य करता है। इन सभी में किसका सहायता प्रदान करता है, तो यह दांत का काम है। क्या करने का काम है, तो यह भोजन को काटता है, फाड़ता है और चबाता है। इन सभी दांत का कार्य है। क्या है, दांत का कार्य है। और यह इसका संरचना कैसा होता है, तो यह कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसको सही तरीके से समझना है। चलिए यहाँ पर दांत के प्रकार को और साथ ही साथ कार्य को भी समझेंगे, और यहाँ पर सभी का संख्या भी लिखा गया है, तो इसको सही तरीके से समझते हैं। चलिए सबसे पहले होता है कृतनक, और सभी आसान भाषा में बोले तो इसको इंसाइजर कहते हैं, और हमें याद भी यही रहता है। लेकिन पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिखना होता है कृतनक। इसका कार्य क्या होता है, तो भोजन को काटना होता है। इसकी संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। क्या होता है, तो इसकी संख्या जो है 8 होता है। चलिए आगे होता है रदनक। रदनक को क्या कहते हैं, तो केनाइन कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या 4 होता है। और यहाँ पर भोजन को ये फाड़ने का काम करता है। क्या करता है, तो भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अब इसके बाद एक और आता है, जिसको क्या कहते हैं, तो अग्र च्वर्णक कहते हैं, जिसको प्रीमोलर कहते हैं। और इसकी संख्या कितना है, तो इसकी संख्या 8 होता है। ये बच्चा का नहीं है, बच्चा में इसकी संख्या कम हो सकता है। ये वयस्क मानव का है, वयस्क मानव जो जवान हो चुका है, जिसके मुख में 32 दांत हो चुके हैं, उन सभी के लिए लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर अग्रचवर्णक है। ये क्या करता है, तो भोजन को कुचलने का काम करता है, या तो कह सकते हैं कि भोजन को अल्प मात्रा में चबाने का प्रयास करता है, और सबसे अच्छी तरह से पीसने का या तो चबाने का कार्य कौन करता है, तो च्वर्णक, जिसको अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। और इसकी संख्या सबसे अधिक होती है, 12 होती है, जो भोजन को पीसता है और अच्छी तरह से चबाने का कार्य करता है। तो ये हमारा दांत था, और दांत को सही तरीके से समझ पाए। और यहाँ पर बोले थे कि जो अस्थायी दांत होता है उसकी संख्या 20 होती है, जिसको क्या कहते हैं, तो दूध का दांत कहते हैं। और एक स्थायी दांत होता है। स्थायी दांत की संख्या कितना होता है, तो 32 होता है। 32 होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर तरीके से स्थायी बोला जाए कि स्थायी दांत कितने आते हैं, तो स्थायी दांत के रूप में 12 आते हैं।
यहाँ पर स्थायी दांत 12 होता है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो 20 दांत है ये आते हैं और एक बार टूट जाते हैं, यानी कि यह फिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो 12 पीछे आता है वह फिक्स होता है, वह फिर टूटता नहीं है, सबसे लास्ट में ही टूटता है। तो यहाँ पर अस्थायी दांत के रूप में बोला जाए तो 12 ही होगा और अस्थायी दांत के रूप में 20 होगा। ये सही तरीके से समझना है। चलिए और भी आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दांत का संरचना है, क्या है? तो दांत का संरचना है। दांत किस प्रकार से बना होता है इसके बारे में समझते हैं। ये सबसे ऊपर का भाग है, क्या है? ये सबसे ऊपर का भाग है और यह सबसे कठोर होता है। चलिए, ये सबसे कठोर भाग होता है, इसको, यह सबसे ऊपर भाग है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह दांत कितने भाग में होते हैं। तो दांत पहले 3 वर्ग में बटा होता है। एक सबसे ऊपर का भाग जो है ये यहाँ से लेकर के ये है, ये सबसे ऊपर का भाग है और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, ये दूसरा भाग है और फिर ये यहाँ से लेकर के सबसे नीचे तक होता है। तो सबसे ऊपर जो होता है दांत का मुकुट होता है, इसको क्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोन कहते हैं। फिर एक आता है दांत का ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है? तो ग्रीवा सबसे दांत के ऊपर वाले भाग के नीचे वाला भाग जो होता है, जो कि ये जो होता है मसूड़ा और उसके अंदर और उसके बाहर के बीच का भाग है यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं? तो ग्रीवा कहते हैं। अब सबसे लास्ट में आता है दांत का जड़, जिसको मूल भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। और यह क्या होता है? तो यह मसूड़ा के अंदर होता है। अब यहाँ पर सबसे बाहर का भाग क्या होता है? तो इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। यह दांत के सबसे बाहरी भाग है और सबसे कठोर परत है। फिर एक और क्या आता है? एक आता है डेंटिन, जिसको क्या कहते हैं? यह इनामेल के नीचे का परत है जो कि दांत को मजबूती देता है। क्या देता है? मजबूती देता है। तो चलिए इसको सही तरीके से समझते हैं। और यहाँ पर क्या है? तो यह मसूड़ा जो है कि ये तो शरीर के बाहर का भाग है, दांत का बाहर का भाग है। एक आता है पल्प। पल्प क्या होता है? तो पल्प जो है दांत में रक्त को प्रवाह करने का प्रयास करता है, यानी कि जो रक्त होता है, रक्त का प्रवाह या तो परिसंचारण कह सकते हैं, यह कहाँ होता है? तो यह पल्प में होता है। बस यही 3 को समझना है, ये सारे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर दांत का कुछ कार्य लिखा गया है कि दांत भोजन को काटने, चबाने, पीसने का मदद करता है। यह पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है, यानी कि छोटा छोटा करने में सहायता करता है। चलिए सही तरीके से समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कृतनक। कृतनक जो होता है उसका संख्या कितना होता है? तो नीचे 4 होता है और ऊपर 4 होता है, मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 होता है। फिर रदनक होता है, जिसको केनाइन कहते हैं, इसकी संख्या कितना होता है? तो 2 नीचे और 2 ऊपर 4 होता है। फिर अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक नीचे 4 होता है और 4 ऊपर होता है, तो इसकी संख्या कितना होता है? तो ये 8 होता है। फिर पार्श्वचवर्णक, ये सबसे नीचे का भाग होता है और इसकी संख्या कितना होता है? तो ये 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। चलिए और भी आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले ग्रसनी को समझते हैं। क्या है ग्रसनी? यह मुख के बाद का भाग है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी, ग्रसनी क्या है? तो यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है। पेशीय कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये मांस का बना हुआ एक लंबी नली है। क्या है? लंबी नली है, पेशीय नली जिसको कहते हैं, जो ग्रसनी को अमाशय, अमाशय से पहले नहीं जोड़ता है, यहाँ पर ये ग्रास नली से जोड़ता है। यहाँ पर लिखना होता है कि ग्रास नली से जोड़ता है। क्या है? ग्रास नली से जोड़ता है। ग्रसनी के बाद ग्रास नली होता है और ग्रास नली के बाद अमाशय होता है। यहाँ पर अमाशय नहीं होगा, ये ग्रस नली होगा। यहाँ पर जो ग्रसनी है वह ग्रास नली से जुड़ता है और इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। यह कर्माकुचन में सहायता करता है। कर्माकुचन क्या है? तो इसके बारे में आगे समझेंगे। कर्माकुचन नामक तरंगाकार पेशीय गति द्वारा भोजन को आगे बढ़ाता है। ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए कि ग्रसनी में पाचन होता है या नहीं होता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पर नहीं होता है, बोलना है कि नहीं होता है। केवल भोजन का परिवहन करता है, यानी कि मुख से लेकर के उसके विभिन्न अंगों तक ले जाने का प्रयास करता है। वह किसका कार्य है? तो वह ग्रसनी का कार्य है। क्या इतना तक ठीक है? बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्रसनी के बाद ग्रास नली आ गया है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया था। चलिए समझते हैं सही तरीके से। अब ग्रास नली है। ग्रास नली क्या होता है? तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है। यहाँ पर जो भी देखने के लिए मिलेगा सब पेशीय नली होगा, यानी कि मांस का बना हुआ एक नली होगा। चलिए, जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है, क्या करता है? ग्रसनी से अमाशय को जोड़ता है। इसको सही तरीके से देखेंगे चित्र के अनुसार, बाकी और आगे इसका कार्य को समझते हैं, कार्य क्या है। चलिए, यहाँ पर इसका संरचना क्या होता है ग्रास नली का? तो ग्रास नली का लंबाई जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। दीवार चिकनी पेशियां से बनी होता है। चिकनी पेशियां मतलब कि
स्मूथ मसल कह सकते हैं। यह क्या होता है, यह मांस एक तरह से कह सकते हैं, क्या है, मांस है, यह चिकनी मांस से बना होता है। और यहाँ पर नोट पॉइंट है कि अश्लेष्मा बनाती है, क्या बनाती है, तो ग्रास नली जो है अश्लेष्मा बनाती है, ग्रास नली अश्लेष्मा बनाती है, जिससे भोजन आसानी से फिसलकर नीचे की ओर जाता है। तो यह सही तरीके से याद करना है। चलिए इसके कार्य को समझते हैं कि कार्य क्या है। तो ग्रास नली का कार्य है कि भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। अब यहाँ पर अमाशय ही बार बार क्यों लिखा रहा है, तो अमाशय का भोजन पचाने में बहुत प्रमुख कार्य होता है, इस कारण से यहाँ पर अमाशय लिखा गया है। अमाशय में ही एक अम्ल पाया जाता है जिसको HCl कहते हैं, और वहां पर सही तरीके से भोजन जो बड़े बड़े टुकड़े में रहते हैं उसको छोटा करने का प्रयास करता है। तो ये यहाँ पर अमाशय बार बार इस कारण से लिखा गया है। कर्माकुचन गति द्वारा भोजन को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करता है, जो कौन करता है, तो ग्रास नली करता है। चलिए भोजन को नीचे ले जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है, और हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी प्रक्रिया होता है। अगर कोई उल्टा भी खड़ी रहता है तो भोजन ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर उल्टा होने पर भी कर्माकुचन से भोजन अमाशय तक ही जाएगा, मतलब कि कोई व्यक्ति मुंडी नीचे कर दिया है और पैर ऊपर कर दिया है, फिर भी यहाँ से भोजन यहाँ पर चल जाएगा, अमाशय तक चल जाएगा, बस यही कहने का मतलब है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कर्माकुचन गति को समझते हैं कि कर्माकुचन क्या है। कर्माकुचन क्या है, कर्माकुचन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कर्माकुचन गति है कि ग्रास नली की पेशियां सिकुड़ने और फैलने की तरंगाकार गति करती है। क्या करती है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ग्रास नली है उसकी पेशियां जो इस प्रकार से पेशियां होती है, इसकी जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भोजन है तो यहाँ पर फैल जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा, फिर जहाँ पर भोजन जाएगा वहां पर इस प्रकार से फैल जाएगा। यहाँ पर यह समझ सकते हैं, जहां पर भोजन है वहां पर फैला हुआ है, जहां पर नहीं है वहां पर सिकुड़ा हुआ है। तो यही जो होता है प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो कर्माकुचन कहते हैं। अब संकुचन क्या है, संकुचन जब मांसपेशियां सिकुड़ती है तो उसे ही संकुचन कहते हैं। और एक आता है कि शिथिलन, शिथिलन क्या है, तो जब मांसपेशियां ढीली या तो फैलती है तो उसे ही शिथिलन कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रिया जब आपस में मिल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, तो कर्माकुचन कहते हैं। क्या इतना तक ठीक है? अगर आप सभी को सही तरीके से समझ में आ रहा है तो इसे थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार से आगे का भी सेशन लाया जाएगा तो आप लोग सही तरीके से जुड़ जाइए। ठीक है, आगे की ओर और चलते हैं। चलिए यहाँ पर अमाशय के विस्तार से समझते हैं कि अमाशय है क्या। वहां पर तो थोड़ा सा ऐसे ही बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से अमाशय है क्या। तो अमाशय पाचन तंत्र का एक प्रमुख थैलीनुमा या तो मांसपेशीय अंग है। यह ग्रास नली और छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी के बीच स्थित रहता है। अभी अभी बोले थे कि क्या होता है, तो यह ग्रहणी, सबसे ऊपर में ग्रहणी, ग्रहणी के बाद अमाशय, और अमाशय के बाद ग्रास नली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रहणी है, ग्रसनी, और यहाँ पर ग्रास नली है, इसके नीचे अमाशय है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अमाशय है। तो ये कहने का मतलब है। चलिए ये है यहाँ पर के बीच स्थित रहता है। सामान्यतः एक वयस्क के अमाशय की क्षमता लगभग 1 से 1.5 लीटर होता है। यानी कि यहाँ पर भोजन या तो जल रखने की क्षमता कितना होता है, तो 1 से लेकर के 1.5 लीटर। भोजन ग्रसनली से होकर अमाशय में पहुंचता है। यहाँ कुछ समय तक ग्रसने संग्रहित रहता है। यहाँ पर अमाशय क्या करता है, तो यहाँ पर भोजन को कुछ समय तक 2 से 4 घंटे तक ला, आगे लिखा होगा कि 2 से 4 घंटा तक ला अमाशय जो है भोजन को अपने आंत में या तो कह सकते हैं अमाशय में संग्रहित रहता है। अमाशय की मांसपेशियां जो होता है वह सिकुड़ने और फैलने की क्रिया द्वारा भोजन को अच्छी तरह से पिसकर अर्ध द्रव द्वारा कायम में बदलने का प्रयास करता है। क्या करता है, कायम में बदलने का प्रयास करता है। यहाँ पर बोलेगा कि अमाशय में जाने के बाद क्या, अमाशय में जाने के बाद भोजन किस रूप में बदल जाता है, तो अमाशय में जाने के बाद जो भोजन है वह कायम के रूप में बदल जाता है। किससे में बदलता है, तो कायम के रूप में बदल जाता है। अमाशय की भीतरी ग्रंथियां जठररस का स्राव करती है, जिससे मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम तथा अश्लेष्मा होती है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन एंजाइम है तथा अश्लेष्मा है। तो यह किस में पाया जाता है, अमाशय में। पूछेगा कि बताओ कि अमाशय में जो अमाशय जो है
पाचन तंत्र है, इसमें कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 प्रकार के। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक यहाँ पर है पेप्सिन, पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम है, और एक एस्लेस्मा है। तो ये सारे पाए जाते हैं और ये सब करते क्या है? तो यहाँ पर भोजन को पचाने का प्रयास करते हैं। HCl, HCl कौन है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। यहाँ पर बोलेगा कि HCl का काम क्या है? यहाँ पर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ खा करके हड्डी उड्डी को भी खा जाता है, तो यह गलाने का काम करता है। यह काम किसका है? तो HCl का है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उसे छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। क्या करता है? पेप्टाइड्स में बदलता है। ये काम किसका है? तो ये पेप्सिन का काम है। अश्लेष्मा क्या करता है? तो अश्लेष्मा अमाशय की भीतरी दीवार को HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। यहाँ अभी अभी बोले हैं कि HCl इतना खतरनाक है कि हड्डी तक को गला देता है, तो इसको से बचाने का काम कौन करता है? अश्लेष्मा करता है। अमाशय में भोजन लगभग 2 से 4 घंटे तक रहता है, यहाँ पर संग्रहित रहता है। इसके बाद कायम धीरे धीरे ग्रहणी में, कहाँ चला जाता है? ग्रहणी में पहुंच जाता है। ग्रहणी क्या है? आगे समझेंगे। यहाँ यकृत से आने वाले पीत रस तथा अग्न्याशय, क्या? अग्न्याशय से आने वाले अग्न्याशय रस मिलकर भोजन को आगे का पाचन करते हैं। चलिए, इतना तक क्लियर हो गया। इसका मुख्य कार्य क्या है? अमाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को अस्थायी संग्रह, मतलब कि कुछ देर तक रखेगा और फिर इसे किसी और स्थान पर भेज देगा। आराम से। चलिए, इसके मुख्य कार्य को समझते हैं कि भोजन को अस्थायी रखता है। कितना देर तक रखता है? तो 2 से 4 घंटे तक। क्या? कितना देर तक? तो 2 से 4 घंटे तक। भोजन का मंथन करने का कार्य करता है और क्या बनाता है? तो यह कायम बनाता है। क्या बनाता है? कायम बनाता है। जठररस का स्राव करता है और यहाँ पर प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करता है। यहाँ पर क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। फिर भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका कार्य है प्रारंभिक भोजन, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, जठररस का स्राव करना, भोजन को कायम के रूप में बदलना और भोजन को अस्थायी संग्रह करना। चलिए, तो भोजन को ग्रहणी में नियंत्रित मात्रा में भेजना। अब ग्रहणी क्या है? तो ग्रहणी के बारे में छोटी आंत में समझेंगे सही तरीके से, जो कि आगे की ओर है यहाँ पर। चलिए, अब अमाशय के बाद है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन यह लगभग सभी से लंबा है। यह सबसे लंबा भाग है। यह अमाशय और बड़ी आंत के बीच का भाग है। क्या है? बीच में स्थित होता है। इसका लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक होता है और छोटी आंत 3 भाग में होता है, जिसमें एक है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा क्या है? इलियम है। अब इसके तीनों भाग के बारे में समझते हैं कि तीनों भाग का कार्य क्या है, करता क्या है। तो छोटी आंत का तीनों भाग जो होता है, एक ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये तीनों का कार्य है। सबसे पहले ग्रहणी का, ग्रहणी जो है, जेजुनम और तो इलियम, सबसे पहला भाग जो है क्या है? तो वह ग्रहणी है, जिसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अमाशय से आने वाले अर्धपचित भोजन कायम सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करता है। क्या करता है? तो सबसे पहले जो कायम होता है भोजन, जो मुख में बना था, अमाशय में बना था, वह कहाँ आता है? तो ग्रहणी में ही आता है, यहीं पर प्रवेश करता है। और उसके बाद यहाँ यकृत से आने वाला पित्त रस तथा अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशय रस भोजन में मिलकर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायता करता है। तो जेजुनम का कार्य क्या है? तो यहाँ पर प्रोटीन, वसा सभी को सही तरीके से पचाने का कार्य करता है। अब ग्रहणी के बाद क्या आता है? तो जेजुनम आता है। जेजुनम क्या है? तो यह भी लगभग 2.5 मीटर का होता है, यानी कि 2.5 मीटर का होता है। और इस भाग में भोजन का अधिकांश रासायनिक पाचन पूरा होता है। रासायनिक पाचन कह सकते हैं तो HCl के माध्यम से होता है, यहाँ पर रासायनिक पाचन कहेंगे। तथा पचे हुए पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण रक्त में होते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से होता है? तो यह जेजुनम से होता है। जेजुनम में जो भोजन पचता है, वह पचने के बाद कहाँ जाता है? तो वह रक्त में प्रवेश करता है। और थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, तो छोटी आंत का अंतिम एवं सबसे लंबा भाग जो है, वह इलियम है। क्या है? इलियम है, जिसका लंबाई लगभग कितना होता है? तो 3.5 मीटर तक होता है।
इस भाग में शेष बचे पोषक तत्व विटामिन B12, पित्त लवण तथा जल का अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है? तो यह इलियम में होता है। अब पूछेगा कि बताओ कि इलियम में किस किस चीज का अवशोषण सही तरीके से होता है। यहाँ पर बोलेंगे कि पोषक तत्व का होता है, विटामिन B12 का होता है, पित्त का होता है, लवण का होता है और जल का होता है। और जल का पूछे तो सही तरीके से अगर जल का अवशोषण होता है तो वह बड़ी आंत में होता है। इसके बाद बचा हुआ अपचित पदार्थ जो है बड़ी आंत में चल जाता है या भेज दिया जाता है। इस प्रकार ग्रहणी, जेजुनम, इलियम मिलकर भोजन के पूर्ण पाचन तथा पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य करता है। क्या करता है? तो यह सभी पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य करता है। चलिए, अमाशय से आने वाला अर्धपचित भोजन सबसे पहले ग्रहणी में जाता है, ये तो हो गया। चलिए, यहाँ पर अब समझते हैं बड़ी आंत क्या है। एक और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है बिल्ली नाम का कोई, यहाँ पर है, शरीर के अंदर ही पाया जाता है। तो छोटी आंत के भीतरी सतह पर एगो असंख्य बिल्ली होता है। बिल्ली क्या होता है? तो यह एकदम छोटा छोटा, इस प्रकार से कह सकते हैं अंगुली नुमा संरचना होता है, पाया जाता है, जो कि भोजन के पचे हुए पोषक तत्व के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा देता है। अवशोषित पोषक तत्व रक्त व लसिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बड़ी आंत, यहाँ पर बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। क्या है? यहाँ पर पाचन क्रिया बहुत ही लास्ट है, यहाँ पर से पाचन फिर नहीं होता है। इसके बाद जिसकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है, 1.5 मीटर होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं 1.5 मीटर होता है। इसका मुख्य कार्य अपचित भोजन से जल का एवं लवण का अवशोषण करना होता है। पीछे ही बताए थे कि जल का जो सही तरीके से अवशोषण होता है वह कहाँ होता है? यह बड़ी आंत में होता है। यहाँ पर अवशोषण करता है तथा शेष अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में परिवर्तित करके मलाशय से संग्रहित करता है। बड़ी आंत के प्रमुख भाग अंधात्र होता है, बृहदांत्र होता है, मलाशय होता है और गुदा होता है। बड़ी आंत में अनेक लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि विटामिन के तथा कुछ विटामिन बी के निर्माण में सहायक करता है। क्या करता है? तो विटामिन के और विटामिन बी के निर्माण में सहायता करता है। अंततः मल गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या करता है? तो जो भोजन नहीं पचता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत के कार्य के बारे में समझते हैं क्या है। तो जल एवं लवण का अवशोषण करता है। अपचित भोजन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। सही तरीके से बोले तो जल और लवण का अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत करता है। मलाशय का निर्माण करता, मल का निर्माण करता है। पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में परिवर्तित हो जाए, यहाँ पर बड़ी आंत में होता है। मल का संग्रह कहाँ होता है? तो यह बड़ी आंत नीचे की ओर मलाशय में भेज देता है। यहाँ पर पचे हुए, यहाँ पर मल को मलाशय में कुछ समय तक संग्रहित रखता है। विटामिन निर्माण में सहायता करता है, जो कौन करता है? बड़ी आंत करता है। बड़ी आंत में रहने वाले लाभदायक जीवाणु विटामिन के और विटामिन बी के निर्माण में सहायता करता है। ये सारा कार्य किसका है? तो बड़ी आंत का है। चलिए, मल त्याग में किसका कार्य होता है? तो आंत में गुदा के माध्यम से मल को शरीर से बाहर निकालने का सहायता करता है, जो कि कौन करता है? तो ये सब बड़ी आंत करता है। अब एक देखने के लिए मिलता है मलाशय। मलाशय क्या है? मलाशय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं। तो मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है, या तो कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का पूरे सही तरीके से अंतिम भाग है। तो वह कौन है? मलाशय है। मलाशय को अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। और इसका मुख्य कार्य बड़ी आंत से आए हुए मल को कुछ समय तक संग्रहित करता है। जब मलाशय भर जाता है तब मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि गुदा के माध्यम से मल शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ पर था आहार नाल की सही तरीके से वर्णन। एक थोड़ा सा यहाँ पर मलाशय के कार्य को समझ लेते हैं और फिर गुदा को समझेंगे और फिर सही तरीके से। यहाँ पर मलाशय का कार्य मल का अस्थायी संग्रह, यानी कि कुछ समय तक रखेगा, और जहां पर मलाशय सही तरीके से भर जाएगा तो फिर यह दिमाग को सही तरीके से बताएगा कि मल को सही तरीके से निकाला जाए। मल त्याग का इच्छा उत्पन्न करता है और उचित समय पर गुदा के माध्यम से मल को बाहर निकालने का सहायता करता है।
फिर गुद्दा क्या है, गुद्दा क्या है, तो गुद्दा पाचन तंत्र का अंतिम छिद्र है जिसके माध्यम से मल शरीर से बाहर निकलता है। फिर गुद्दा के चारों ओर स्थित स्फिंक्टर मांसपेशियां मल त्याग के नियंत्रण करते हैं, और जब ये मांसपेशी शिथिल हो जाती है तब मल शरीर से बाहर निकल जाता है। बस यही था हमारा पाचन तंत्र, आहार नाल। अब यहाँ पर कुछ इससे संबंधित प्रश्न है जिसको सही तरीके से करेंगे, और एक ही सेशन में इसका लंबाई चौड़ाई सही तरीके से दिया गया है, तो इसको सही तरीके से याद करना है। और भी यहाँ पर है, ये तो हो गया है क्लियर। चलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का पहला भाग जो होता है वह कौन होता है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन होता है। चलिए, मानव पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन होता है, ग्रास नली होता है, मुख होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है। यहाँ पर सभी का आंसर भी साथ में दिया गया है। मुख होता है, क्या होता है, मुख होता है। भोजन का पाचन कहाँ पर आरंभ होता है, तो वह कहाँ होता है, तो यहाँ पर सही तरीके से बताना है कहाँ होता है, मुख में होता है, अमाशय में होता है, या छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो सबसे पहला पाचन बोला गया है तो वह कहाँ से होगा, मुख से ही हो जाता है, हल्का हल्का मात्रा में। और भी यहाँ पर प्रश्न को सही तरीके से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, या ट्रिप्सिन पाया जाता है, या टाइलिन पाया जाता है, या लाइपेन पाया जाता है। लाइपेज कौन पाया जाता है, यहाँ पर इमाइलेज जिसको कहते हैं, टाइपिन पाया जाता है, टाइलिन टाइलिन। यहाँ पर भोजन को अमाशय तक कौन पहुंचाता है, तो यह ग्रास नली पहुंचाता है। इसको सही तरीके से याद रखना है। चलिए, यहाँ पर ग्रास नली में भोजन किस क्रिया से आगे बढ़ता है, यहाँ पर अभी बताए थे कि कर्माकुचन एक प्रक्रिया होता है जो कि संकोचन और शीतलन के माध्यम से संपन्न होता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कर्माकुचन होगा। और आगे 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न में पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो यह प्रोटीन का पाचन करता है, और पचाने के बाद प्रोटीन पेप्सिन बनाने का प्रयास करता है। पीत रस किस अंग में बनता है, तो यह यकृत में बनता है, और पीत का रंग कैसा होता है, तो हरा पीला पर होता है। कैसा होता है, हरा पीला होता है। अब एक आता है पीत रस कहाँ संग्रहित होता है, तो यह कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। इसको सही तरीके से याद करना है। चलिए, अग्न्याशय रस किस ग्रंथि में निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, तो यह अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। और एक लिखा गया है कि पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है, तो यह छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न को लाया गया है जिसको सही तरीके से करेंगे। 13 नंबर में लिखा गया है कि छोटी आंत का पहला भाग जो है वह क्या है, तो वह सबसे ऊपर वाला ग्रहणी होता है। ग्रहणी के बाद जेजुनम होता है, और जेजुनम के बाद एलियम होता है। आगे लिखा गया है कि छोटी आंत का लंबा जो होता है, लंबाई जो होता है वह लगभग कितना होता है, तो 6 से 7 मीटर होता है। तो 6 मीटर यहाँ पर सही करेंगे। और आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वह कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसको सही तरीके से याद रखना है। यहाँ पर लिखा गया है कि अंतराकोर कहाँ पाया जाता है, तो यह छोटी आंत में पाया जाता है, जिसको बिल्ली बताए थे। यह कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, जिसका संरचना कैसा होता है, तो अंगुली के जैसा होता है, और यह भी मांसल पेशियां ही हैं। चलिए, 17 नंबर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो जल का अवशोषण करना होता है। और यहाँ पर बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितना होता है, तो 1.5 मीटर होता है। ये याद रखना है। ये 19 नंबर में लिखा गया है कि मल का निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के बाद मलाशय में जाता है, और मलाशय के बाद कहाँ जाता है, तो वह गुद्दा में जाता है। मल का संग्रह कहाँ होता है, तो मलाशय में होता है, पीछे बताए। इस प्रकार से याद रखना है। चलिए, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है, तो पाचन तंत्र का अंतिम भाग गुद्दा होता है, जो कि सबसे लास्ट में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गुद्दा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मल का त्याग करना होता है सबसे लास्ट में। यही इसका आंसर हो जाएगा। खत्म। चलिए, मनुष्य में अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य में अस्थायी दांत की संख्या 32 होता है। अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है, तो वह 20 होता है। इसको सही से याद करना है। दूध के दांत की संख्या कितना होता है, तो इसका दांत की संख्या भी 20 होता है। इसको भी सही तरीके से याद करना है।
सबसे कठोर पदार्थ जो है वह कौन है, तो इनामेल। दांत में यह लिखा गया है कि दांत में जो है सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनामेल होता है, और यह सबसे ऊपर वाला भाग है। इस प्रकार से जो होता है यह सबसे ऊपर का भाग है। फिर लार जो है किसका पाचन शुरू करता है, लार किसका पाचन शुरू करता है, तो स्टार्च का। अब स्टार्च का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है, तो लगभग मीठा होता है, लवणीय आकार का होता है। कैसा होता है, मीठा होता है, इस प्रकार से मीठा होता है। चलिए आगे की ओर और भी प्रश्न को लेकर आते हैं। यह हो गया 27 नंबर प्रश्न। HCl का कार्य क्या होता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। ग्रहणी छोटी आंत का कौन सा भाग है, तो सबसे पहला भाग है। और दूसरा भाग कौन होता है, तो वह जेजुनम होता है। क्या होता है, जेजुनम होता है। और सबसे लास्ट का भाग क्या होता है, तो इलियम होता है, और यह सबसे लंबा भाग है, इलियम होता है। आगे और भी प्रश्न को 29 नंबर में देखते हैं कि जेजुनम छोटी आंत का कौन सा भाग है, दूसरा भाग है। और इलियम छोटी आंत का कौन सा भाग है, सबसे लास्ट भाग, यानी कि तीसरा बोलेंगे यहाँ पर। चलिए और भी प्रश्न को लेते हैं। पीत रस किसका इमल्सीकरण करता है, पीत जो है वह किसका इमल्सीकरण करता है, यानी कि पचाने का कार्य करता है, तो वह वसा का पचाने का कार्य करता है। कौन करता है, तो पीत करता है, पीत रस। यहाँ पर पीत रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन तीनों में से कोई भी नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर कोई भी नहीं हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि अग्न्याशय रस कहाँ कार्य करता है। अग्न्याशय रस कहाँ कार्य करता है, तो ग्रहणी में करता है। इसको सही से याद रखना है। भोजन और वायु का सामान्य मार्ग कौन सा है, तो यह ग्रहणी है, जो कि मुख के बाद आता है। कहाँ से आता है, तो मुख के बाद आता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। आगे और भी प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर, रासायनिक पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, तो वह मुख से ही हो जाता है। आगे है कि कर्माकुचन किससे संबंधित है, तो यह ग्रास नली से है। अब ग्रास नली में क्या होता है, तो शीतलन और संकुचन होता है। चलिए आगे और है, विटामिन के का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो यह बड़ी आंत के जीवाणु से होता है। आगे है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो वह यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है। यहाँ पर पित्ताशय का कार्य क्या है, तो पित्ताशय का कार्य है पीत रस का संग्रह करना। फिर अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है, यह मिश्रित ग्रंथि है जिसमें। चलिए आगे की और प्रश्न को लेते हैं। भोजन चबाने की क्रिया क्या करती है, तो च्वरनक कहते हैं, च्वरनन। यहाँ पर क्या है, भोजन चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यह च्वर्णन कहते हैं, च्वर्णन कहते हैं। क्या करते हैं, च्वर्णन कहते हैं। और जिसको खाते हैं, निगलते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो निगलन कहते हैं। और बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। और श्वास क्या है, तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। चलिए जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो यह बड़ी आंत में होता है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, इसको सही तरीके से याद रखना है। चलिए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो बिल्ली के द्वारा होता है, जो कि छोटी आंत में बड़ा पाया जाता है। और आगे है कि मल त्याग में, मल त्याग को कौन नियंत्रण करता है, यह अभी अभी लिखा गया था, क्या है, स्फिंक्टर मांसपेशियां होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर मांसपेशियां होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 5 प्रश्न और रहेंगे इसके बाद। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितना होता है, तो मानव आहार नाल की लंबाई 7 से लेकर 9 मीटर होता है। सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है, तो वह छोटी आंत का है, जिसका लंबाई कितना होता है, तो 6 से लेकर के 7 मीटर तक होता है। तो इसको सही तरीके से याद रखना है। चलिए बड़ी आंत का पहला भाग जो होता है वह क्या होता है, तो सिक्कम होता है, जिसको अंधरांध कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधांध कहते हैं। पाचन का अंतिम उत्पादन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, यह रक्त में पहुंचता है या छोटी आंत के बाद होता है। चलिए छोटी आंत के बाद कहाँ, तो वह ग्रहणी से ही चला जाता है। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ से होता है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो यह छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये लिखा गया है कि सही क्रम को पहचानिए, सही क्रम को पहचानना है। इसका सही क्रम क्या है, तो पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख में जाता है। मुख के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय और फिर गुद्दा सबसे लास्ट में। बस यही प्रश्न था। एक आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क दिया गया है, इसको सही तरीके से करना है। यहाँ पर क्या है, तो पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 10 के संख्या में है, तो इसको सही तरीके से टिक लगाइए। और यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2 या 3 नंबर वाला प्रश्न है। तो इसको सही तरीके से लिखिए, कितने लाइन में लिखना है, तो यहाँ पर इसका सही तरीके से विश्लेषण भी किया गया है। सभी प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में साफ सुथरे एवं सुंदर लिखावट में लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प चुने तथा लघु उत्तरीय प्रश्न को उत्तर 2 से 3 पंक्ति में दीजिए।
इसको सही तरीके से लिखना है और यहाँ पर नशा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। ये यहाँ पर नशा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे की और सेशन में मिलेंगे। बस आज का इतना ही सेशन था। ठीक है बस।